हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग अधिवास के प्रकार के बारे में जानेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने अधिवास का वर्गीकरण और अधिवास के विकास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज के वीडियो के क्लास में हम लोग अधिवास के प्रकार के बारे में जानेंगे। मुख्यतः जो अधिवास होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक ग्रामीण अधिवास और दूसरा नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास में यदि देखा जाए तो खेत, घर, नगरा, पुरवा और ग्राम होते हैं, जबकि नगरीय अधिवास के अंतर्गत नगरी, गांव, कस्बा, नगर, महानगर, बृहद नगर और सन्नगर होते हैं। आज हम लोग इन्हीं अधिवासों के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। अधिवास के वर्गीकरण के बारे में पिछले क्लास की वीडियो में बताया गया। आज की क्लास की वीडियो में अधिवास के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल का, इसलिए आप लोग इसको स्किप न करें और पूरा देखें। अब इसके बाद है आपका अधिवास के प्रकार। अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका ग्रामीण अधिवास, आप इसे रूरल सेटलमेंट कह सकते हैं, और दूसरा है आपका नगरीय अधिवास। आप इसे अर्बन सेटलमेंट कह सकते हैं। अब ये जो रूरल अधिवास होते हैं, ये खेत, घर, नगला या इसी को पुरवा कहते हैं, और तीसरा हो जाएगा आपका ग्राम। अब नगरीय अधिवास के अंतर्गत नगरी कस्बा आएंगे, उसके बाद ये नगरी कस्बा नहीं, नगरी गांव होगा। अब इसके बाद कस्बा होगा, फिर उसके बाद नगर, महानगर, बृहद नगर और सन्नगर। देखा जाए तो नगरी गांव को आप अर्बन विलेज कहेंगे, कस्बा को टाउन, नगर को सिटी, महानगर को मेगा सिटी, या इसी को आप मेट्रोपोलिस का नाम दे सकते हैं।
बृहन्नगर को आप मेगालोपोलिस, और सन नगर को आप कॉन्युर्बेशन, CONUR, कॉन्युर्बेशन कहेंगे। ठीक है। तो ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत खेत, घर, नगरा, पूर्वा, ग्राम। नगरीय अधिवास के अंतर्गत नगरी, गांव, कस्बा, नगर, महानगर, बृहन्नगर और सन नगर होते हैं। अब खेत घर की बात किए जाए, खेत घर क्या होता है, तो इसको आप फार्म स्टेट कह सकते हैं। खेत घर को आप फार्म स्टेट कहेंगे। फार्म स्टेट, ठीक है। ये जो आपका खेत घर होता है या फार्म स्टेट होता है, ये ग्रामीण अधिवास का सबसे छोटा कह सकते हैं, सबसे छोटा एवं प्राथमिक रूप होता है। तो यानी जब ग्रामीण अधिवास बसते हैं तो उसके बसने से पहले एक जो छोटा सा अधिवास बसेगा, जो खेत और गांव के बीच में छोटे छोटे मकान होते हैं, उसी को फार्म स्टेट या खेत घर कहते हैं। और यह ग्रामीण अधिवास का प्रारंभिक रूप या एक छोटा रूप माना जाता है। इसकी जो स्थिति होती है ग्रामीण एवं खेतों के मध्य होती है। तो जो आपका खेत घर होता है, इसकी स्थिति ग्रामीण यानी कि गांव और खेत के मध्य होती है। अब नगरा और पूर्वा की बात किया जाए तो नगरा पूर्वा क्या होते हैं, ये लघु ग्राम को नगरा या पूर्वा कहा जाता है। कह सकते हैं कि खेत घर से बड़ा और ग्राम से छोटा जो होगा उसे नगरा पूर्वा कहेंगे। तो लघु ग्राम को नगरा या पूर्वा कहा जाता है। यह जो नगरा या पूर्वा होता है, यह आवासों का एक समूह होता है जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से गांव से जुड़ा होता है। तो यह आवासों का एक समूह होता है। नगरा पूर्वा आवासों का एक समूह होता है जो कि आपका सामाजिक एवं आर्थिक रूप से ये गांव से जुड़ा होता है। कुछ लोग गांव में पूर्वों का जो बसाव करते हैं वो जातिगत रूप में भी करते हैं, यानी कि जातिगत रूप में पूर्वों का बसाव लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई गांव है तो उस गांव में एक जातिगत रूप से सब लोग अलग अलग जगह रहते हैं, यानी कि इस टोला मोहल्ला में ये जाति वाले रहेंगे, इस टोला मोहल्ला में ये जाति वाले रहेंगे, इस टोला में ये जाति वाले रहेंगे। तो इस तरीके से उनका एक पूर्वा बन जाता है। उसी को आप नगरा या पूर्वा के नाम से जानते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इधर चले जाइए, इस साइड चले जाइए तो बभनान है, ठकुरान है, कोईरान है, अहिरान है, ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है ना। तो उसको भी आप पूर्वा के अंतर्गत ही रखते हैं। तो ये सभी नगरा या पूर्वा कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है आपका, अब इन्हें देखिए पूर, टोला, टोली, नगला आदि कई नामों से भी जाना जाता है। तो पूर, नगला, टोली, टोला, है ना, ये कई आदि नामों से जाना जाता है। अब इसके बाद यदि ग्राम की बात की जाए तो जो ग्राम क्या होते हैं, तो ब्लांस ने ग्राम की एक परिभाषा दी, गांव, परिवार या वंश। तो गांव, परिवार या वंश से बड़े समुदाय को ग्राम कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं गांव, परिवार या वंश से बड़े समुदाय का जो प्रतीक होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, ग्राम कहा जाता है। गांव एक सुसंगठित अधिवास है, ठीक है, जिसके निवासी सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े होते हैं। तो ग्राम एक प्रकार से कह सकते हैं कि सुसंगठित अधिवास होता है ना। और यहाँ के जो निवासी है ये सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे गांव में कोई भी कार्य होता है तो सब लोग मिल करके कर लेते हैं, लेकिन नगरों में इस तरीके का आपको सहयोग देखने को नहीं मिलेगा। अब वैसे यदि बात की जाए ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में, तो इनमें जो मुख्य रूप से अंतर है, उन अधिवासों में रहने वाले लोगों की क्रियाओं के आधार पर अंतर किया जाता है। अब जैसे कह सकते हैं कि ग्राम में मुख्य रूप से लोग प्राथमिक कार्यों से जुड़े होते हैं, कृषि करते हैं, और नगरों में
प्राथमिक कार्यों से नहीं जुड़े होते हैं, बाकी सभी कार्यों से जुड़े रहेंगे, चाहे वे द्वितीयक कार्य हों चाहे वे तृतीयक कार्य हों। तो कार्यों के आधार पर भी आप ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में आप अंतर स्थापित कर सकते हैं। अंतर बस यही है कि ग्रामीण अधिवास में मैक्सिमम लोग आप प्राइमरी सेक्टर से जुड़े रहेंगे, जबकि अर्बन एरिया में मैक्सिमम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टरों से जुड़े रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नगरीय अधिवास की। तो इसमें है आपका एक नगरीय गांव। जो नगरीय गांव होते हैं ये ऐसे क्षेत्र या बसाव होते हैं जो न तो पूर्ण रूप से नगर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से गांव होते हैं, बल्कि इन बसाव क्षेत्रों में नगरों और गांवों के दोनों की विशेषताओं का गुण पाया जाता है, तो उन्हें आप नगरीय गांव के अंतर्गत रखते हैं। अब टेलर ने नगरीय गांव का सीमांकन जनसंख्या के आधार पर किया और टेलर ने बताया कि ऐसे बसाव क्षेत्र जहां पर जनसंख्या 150 से लेकर के 500 तक पाई जाती है। तो यहाँ पर जो जनसंख्या होगी 150 से लेकर के 500 तक पाई जाएगी। ऐसे बसाव क्षेत्रों को टेलर ने नगरीय गांव का नाम दिया। और नगरीय गांव आप देखेंगे तो जो विकसित देश हैं वहाँ पे नगरीय गांव आपको देखने को मिलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर आपके जितने भी गांव हैं ये सभी नगरीय गांव देखने को मिलते हैं। भारत में नगरीय गांव देखने को नहीं मिलता है। तो नगरीय गांव का मतलब आपका यही हो गया कि टेलर ने यही बताया था कि जनसंख्या के आधार पर ऐसे बसाव क्षेत्र जहाँ की संख्या 150 से लेकर के 500 तक होगी उसे आप नगरीय गांव कहेंगे। अब इसके बाद दूसरा है आपका कस्बा, टाउन। तो कस्बा या टाउन तो यह सबसे छोटे स्तर की नगरीय बस्ती होती है। अब यहाँ से नगरों का विकास होना शुरू होगा तो यह सबसे छोटे स्तर की, जो कस्बा होता है सबसे छोटे स्तर की नगरीय बस्ती होती है। और इसमें ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार के विशेषताओं का गुण पाया जाएगा, ठीक है। इसमें भी कस्बा में भी क्या होता है, नगरीय और ग्रामीण दोनों प्रकार की विशेषताओं का गुण पाया जाता है। अब कस्बा के अंतर्गत भारतीय जनगणना ने, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं जो बताने जा रहा हूँ अभी, तो भारतीय जनगणना ने कस्बा के लिए निम्न मानदंडों का प्रयोग किया और बताया कि ये मानदंड यदि जो आवास क्षेत्र पूरा करेगा वह कस्बा कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इधर से मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका कस्बा के लिए कस्बा, तो भारतीय जनगणना विभाग ने कस्बा को निम्न मानदंडों के आधार पर परिभाषित किया है। क्या है कि सबसे पहले तो उस क्षेत्र में छावनी होना चाहिए, ठीक है। छावनी मतलब कैंटोनमेंट एरिया, ठीक है, छावनी होना चाहिए और नगर पालिका होना चाहिए। छावनी और नगर पालिका होना चाहिए। दूसरा
जो न्यूनतम जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या 5000 से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, 5000 से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, वहाँ की कुल कार्यशील जनसंख्या, कुल कार्यशील जनसंख्या की 75%, कुल कार्यशील जनसंख्या की 75% गैर कृषि कार्यों में लगे हों, गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। और तीसरा, चौथा है आपका जनघनत्व, जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम न हो, या कह सकते हैं कि वहाँ का जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो भारतीय जनगणना विभाग 1991 के आधार पर इन्होंने किसी, कह सकते हैं कि एक तरीके से ये परीक्षा में पूछा जाता है, कस्बा करके नहीं पूछा जाता है, ये परीक्षाओं में पूछा गया है, नेट के एग्ज़ाम में 2-3 बार पूछा गया है, और अन्य बड़ी परीक्षाओं में जैसे प्रवक्ता पीजीटी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। इन 4 दे देता है ऑप्शन, कहेगा कि इनमें से कौन से नगर के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। तो परीक्षाओं की दृष्टि से ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन नगर के मानदंडों को या मानकों को पूरा नहीं करता है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, इन चारों को आप याद कर लीजिए। परीक्षा में कस्बा न दे करके नगर दे देता है। तो क्या होना चाहिए कि उस क्षेत्र में छावनी या नगर पालिका होना चाहिए। छावनी का मतलब देखते हैं, आप किसी भी शहर में जाएंगे तो वहाँ पे एक कैंट होता है, जैसे आप इलाहाबाद में चले जाइए तो भी कैंट है, आप वाराणसी चले जाइए तो भी कैंट है। तो हर एक कह सकते हैं कि जैसे आगरा जाइए तो आगरा कैंट भी है, आगरा कैंट के नाम से स्टेशन भी है। तो वो कैंट जो होता है एक तरीके से मिलिट्री छावनी होती है वहाँ पर लोगों के रहने के लिए, है ना। फिर उसके बाद वहाँ नगर पालिका होना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ की जो न्यूनतम जनसंख्या हो 5000 से कम नहीं होना चाहिए, या तो 5000 तक हो या तो उससे अधिक हो। और वहाँ की जितनी भी जनसंख्या है, वहाँ की कुल जनसंख्या का 75% जो लोग हैं वे गैर कृषि कार्यों में लगे हों। यानी गैर कृषि कार्यों मतलब कि कृषि कार्य में न हो, बाकी सभी कार्यों में लगे हों, चाहे द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हों, चाहे तृतीयक आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हों। फिर उसके बाद वहाँ का जो जनघनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में है, अन्य देशों का अपना अलग अलग जो है कि नगरों के लिए मानदंड रखा गया है। अभी उसको आगे चल करके नगर में बताया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नगर की बात करते हैं। तो अब ये जो नगर है, तो नगर को अंग्रेजी में सिटी कहते हैं, और सिटी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो सिविटास शब्द से हुई है। किससे हुई है? सिविटास से, सिविटास से। तो सिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिविटास से हुई है, जिसका अर्थ ही नगर होता है ना, नगर होता है। रोमन साम्राज्य में जब था रोमन साम्राज्य, तो रोमन साम्राज्य में उस समय सिटी शब्द का या नगर शब्द का प्रयोग किया जाता था, आज भी किया जा रहा है, लेकिन प्रारंभ वहीं से हुआ है। तो सिटी लैटिन भाषा के सिविटास शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ ही नगर या नगर आवास होता है। ब्रिटेन में आप चले जाएंगे तो ब्रिटेन में ऐसे शब्द का प्रयोग मुख्यतः उस स्थान, क्षेत्र या निवास के लिए किया जाएगा जहाँ पर कि गिरजाघर हो। गिरजाघर तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना, जो ईसाई धर्म का जो एक कह सकते हैं कि धार्मिक स्थल माना जाता है गिरजाघर, ठीक है। तो ऐसे नगर या क्षेत्र जहाँ पर गिरजाघर होगा उसी को आप नगर कहेंगे, या ऐसे बसाव क्षेत्र या अधिवास क्षेत्र जहाँ पे गिरजाघर होगा उसी को आप नगर कहेंगे। यदि गिरजाघर नहीं होगा तो वहाँ पे नगर का नाम नहीं दिया जाएगा। ये स्थिति कहाँ की है? ये ब्रिटेन की स्थिति है। ब्रिटेन में आप उसी को नगर कहेंगे जहाँ पर गिरजाघर होगा,
जर्मनी में इसके लिए नगर के लिए स्टेड शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, स्टेड शब्द का। जर्मनी में नगर के लिए, मैं लिख दे रहा हूँ, जर्मनी में नगर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है स्टेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। फ्रांस में इसे सिटी कहते हैं। फ्रांस में क्या कहते हैं? फ्रांस में इसे सीटे कहते हैं, सीटे। फ्रांस में इसे सीटे कहेंगे। और स्वीडन में स्टेडेन। स्वीडन में क्या कहेंगे इसे? स्वीडन में नगर को स्टेडेन कहेंगे, स्टेडेन। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अन्य देशों में नगर के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे ब्रिटेन में ऐसे बसाव क्षेत्र को नगर का नाम दिया जाता है जहाँ पे गिरजाघर हो। जर्मनी में इसी नगर को स्टेड के नाम से जाना जाएगा। फ्रांस में इसे सिटे और स्वीडन में इसे कह सकते हैं स्टेडेन। या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि इसी नगर का जो अंग्रेजी पर्याय है वो है सिटी। तो सिटी को जर्मन भाषा में स्टेट कहा जाएगा और फ्रांसीसी भाषा में इसको सीटे कहा जाएगा और स्वीडिश भाषा में इसको स्टेडेन कहा जाएगा। पूछा जा सकता है सवाल कि जर्मनी में सिटी को किस नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन में या स्वीडन में या आपका फ्रांस में। ठीक है, तो ये हो गया। अब जनसंख्या के आधार पर देखा जाए कि नगर किसे कहेंगे। जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर ऐसे बसाव क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक है, ऐसे बसाव क्षेत्रों को नगर का नाम दिया जाता है। तो ऐसे बसाव क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 1 लाख या इससे अधिक है, ऐसे बसाव क्षेत्र को नगर का नाम दिया जाता है। अब विश्व के विभिन्न देशों में नगर की पहचान जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे कह सकते हैं कि डेनमार्क हो गया, स्वीडन और फिनलैंड। तो डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में यदि जनसंख्या 250 है, यानी कि आप 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश चले जाइए, है ना, तो वहाँ पे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड मिलेंगे। तो वहाँ की जनसंख्या यदि 250 है तो मान के चलिए कि वो नगर की श्रेणी में आ जाएगा। आइसलैंड में यदि 300 है तो नगर की श्रेणी में आएगा। कनाडा, स्कॉटलैंड और वेनेजुएला में 1000 संख्या वाले बसाव क्षेत्र नगर कहलाएंगे। देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं लिखूंगा तो नहीं, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा कि डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में जनसंख्या 250 है तो उसको आप नगर का नाम दे देंगे। आइसलैंड में जनसंख्या 300 है तो भी वो नगर कहलाएगा। और वहीं कनाडा, स्कॉटलैंड और वेनेजुएला में बसाव क्षेत्र की जनसंख्या 1000 है तो उसे नगर का नाम दिया जाएगा। फ्रांस, जर्मनी, चेको स्लोवाकिया, पुर्तगाल तथा अर्जेंटीना में यदि 2000 जनसंख्या है तो उसे आप नगर का नाम देंगे। यूएसए, थाईलैंड, स्पेन और ग्रीस में 2500 जनसंख्या वाले बसाव क्षेत्र को नगर का नाम दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और घाना में 5000 जनसंख्या वाले बसाव क्षेत्र को नगर का नाम दिया जाता है। स्विट्जरलैंड, मलेशिया में 10,000 बसाव क्षेत्र वाली जनसंख्या को नगर का नाम दिया जाता है। रूस में 12,000 जनसंख्या वाले बसाव क्षेत्र को नगर का नाम दिया जाएगा। नीदरलैंड में 20,000 जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर का नाम दिया जाएगा। जापान में 30,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगर क्षेत्र को जनसंख्या वाले बसाव क्षेत्र को नगर का नाम दिया जाएगा। भारत में भारतीय जनगणना विभाग के आधार पर ये मानदंड तो पूरा करता है नगर के लिए, लेकिन भारत में क्या है कि 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले अधिवास को, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले अधिवास को टाउन यानी कि कस्बा कहेंगे और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवास को नगर का नाम दिया जाता है। अब इसके अलावा भारतीय जनगणना विभाग ने इसे 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है। तो जो भारतीय जनगणना विभाग है नगर को कुल 6 श्रेणियों में विभाजित किया है। यदि देखा जाए तो ये रैंक के आधार पर हो जाएगा। मैं इसको मिटा करके लिख देता हूँ यहाँ पर। भारतीय जनगणना विभाग ने नगर को कुल 6 श्रेणियों में विभाजित किया है। 6 श्रेणियों में विभाजित किया है। देखिए, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक,
4th रैंक, 5th रैंक और 6th रैंक। तो भारतीय जनगणना विभाग ने नगरों को कुल 6 श्रेणियों में विभाजित किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। तो जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, ये जनसंख्या के आधार पर है, किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर नगर का श्रेणी क्रम, नगर का श्रेणी क्रम। तो फर्स्ट रैंक इसमें क्या होगा कि जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, 1 लाख से अधिक हो, उसे आप प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। जहाँ की जनसंख्या 50,000 से 99,999 हो जनसंख्या, और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत 20,000 से 49,999 जनसंख्या हो, 20,000 से 49,999 हो। और चौथे श्रेणी के लिए 10,000 से 19,999, 10,000 से 19,999। और पाँचवें रैंक के लिए 5,000 से 9,999, 5,000 से 9,999। और छठे श्रेणी के लिए 5,000 से आपका कम रहेगा, 5,000 से कम। ठीक है। तो भारतीय जनगणना विभाग ने नगरों को कुछ 6 श्रेणियों में विभाजित किया है, और ये 6 श्रेणी हो गए, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ, पंचम और षष्टम। अब इन 6 श्रेणी में यदि बात करें तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत ऐसे नगर आएंगे जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक होगी। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत ऐसे नगर होंगे जहाँ की जनसंख्या 50,000 से लेकर के 99,999 तक हो। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत ऐसे नगर होंगे जहाँ की जनसंख्या 20,000 से लेकर के 49,999 हो। चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत ऐसे नगर होंगे जहाँ की जनसंख्या 10,000 से लेकर के 19,999 हो। पाँचवें श्रेणी के अंतर्गत ऐसे नगर होंगे जहाँ की जनसंख्या 5,000 से लेकर के 9,999 हो। और छठे श्रेणी के अंतर्गत ऐसे नगर होंगे जहाँ की जनसंख्या 5,000 से कम हो। अब इसके बाद हम लोग महानगर की बात करते हैं। इसके बाद अब हम लोग महानगर की बात करेंगे। महानगर को अंग्रेजी में मेट्रोपोलिस कहते हैं, और मेट्रोपोलिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, जिसका अर्थ मातृनगर होता है। जनसंख्या की दृष्टि से यदि बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेट्रोपोलिस कहते हैं, या उसी को 10 लाखी नगर या उसी को मिलियन सिटी भी कहते हैं। इसके बारे में मैं कुछ लिखूंगा, आप लोग नोट करिएगा। सबसे पहले मैं इसको मिटाना चाहूँगा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में लिखता हूँ। मिटाने के लिए थोड़ा सा मुझे वीडियो पुश करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ मिट गया है। आइए अब देखते हैं हम लोग महानगर। महानगर या मेट्रोपोलिस, महानगर को अंग्रेजी में मेट्रोपोलिस कहते हैं। तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है, नोट करते रहिए आप लोग। यह ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ मातृनगर होता है, जिसका अर्थ मातृनगर होता है। तो मेट्रोपोलिस एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ मातृनगर होता है। अब जनसंख्या की दृष्टि से
जनसंख्या की दृष्टि से दस लाख से अधिक 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर या दस लाखी नगर या इसी को मिलियन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग नोट करिए। देखिए, अब मेट्रोपोलिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, जिसका अर्थ मातृनगर होता है। यदि आप मेट्रोपोलिस को परिभाषित करना चाहें तो जनसंख्या की दृष्टि से 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर के श्रेणी में रखा जाता है। अब इसे अन्य नामों से भी जाना जाएगा। चूँकि 10 लाख है इसलिए इसको 10 लाखी नगर भी कहते हैं। अब 10 लाख को अंग्रेजी में 1 मिलियन कहा जाता है, तो इसको मिलियन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि बात करें तो विश्व का पहला मिलियन सिटी या 10 लाखी नगर या महानगर कौन था? यदि आप जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो मैं अभी तुरंत बताता हूँ। तो विश्व का प्रथम 10 लाखी नगर या विश्व का पहला महानगर लंदन था। यह सन 1800 ईस्वी में विश्व का एकमात्र ऐसा शहर था लंदन जहाँ की जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक हो गई। तो 1800 में लंदन विश्व का प्रथम महानगर बना। तत्पश्चात 1850 ईस्वी में 1850 ईस्वी में पेरिस विश्व का दूसरा महानगर बना और 1860 ईस्वी में न्यूयॉर्क विश्व का तीसरा महानगर बना। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पहला महानगर कौन सा था? लंदन, दूसरा पेरिस और तीसरा न्यूयॉर्क। तो इसके बारे में भी आप लोग नोट कर लीजिए कि विश्व का पहला महानगर, जिसे आप मिलियन सिटी भी कहेंगे, विश्व का पहला महानगर लंदन था 1800 ईस्वी में। अब विश्व का दूसरा महानगर 1850 ईस्वी में पेरिस हुआ। अभी आप लोगों को इसी वीडियो में कुछ नायाब चीज़ें सीखने को मिलेंगी या जानने को मिलेंगी, इसलिए आप लोग वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो को स्किप न करें और देखते रहें। परीक्षा की दृष्टि से और आपकी जानकारी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आज का यह सेशन। तो विश्व का दूसरा महानगर 1850 में पेरिस हुआ और विश्व का तीसरा महानगर
सन 1860 ईस्वी में न्यूयॉर्क हुआ। तो विश्व का पहला महानगर लंदन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम लंदन की जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक हुई, तो विश्व का यह पहला महानगर कहलाया। और विश्व का दूसरा जो महानगर था 1850 ईस्वी में हुआ पेरिस, और तीसरा महानगर 1860 ईस्वी में न्यूयॉर्क। यदि बात करें कि 1900 ईस्वी तक विश्व में कुल 10 महानगर विकसित हुए। 10 महानगर विकसित हुए। इन 10 महानगरों में एक महानगर भारत का भी था, कलकत्ता। तो इन 10 महानगरों में कलकत्ता भी 1900 ईस्वी तक 10 लाखी नगरों के श्रेणी में आ चुका था। तो ये हो गया 1900 ईस्वी तक विश्व में कुल 10 महानगर विकसित हुए, जिनमें भारत का एकमात्र शहर या नगर, एकमात्र शहर कलकत्ता का जिनमें भारत का एकमात्र शहर कलकत्ता का नाम भी दर्ज था। अब देखिए यहाँ से चले तो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कलकत्ता, ये 4 हो गए। अब 6 के नाम मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से थे। तो अब उन 6 में देखिए शिकागो हो गया। क्या हो गया? शिकागो। 1900 ईस्वी की बात है। फिलाडेल्फिया, शिकागो, फिलाडेल्फिया, बर्लिन, मॉस्को, और 2 बचे पिट्सबर्ग और कौन सा? कलकत्ता, बर्लिन, शिकागो, लंदन, मॉस्को, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, पेरिस हो गया, सेंट पीटर्सबर्ग और टोक्यो हो गया। तो ये आपका हो गया अगला पीटर्सबर्ग और टोक्यो। तो सन 1900 ईस्वी में या कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व में कुल 10 महानगर विकसित हुए थे। उन 10 महानगरों में एक नगर भारत का कलकत्ता भी था। उसके अलावा उन 10 का नाम यदि आप देखें तो लंदन पहले विकसित हुआ, फिर पेरिस हुआ, फिर न्यूयॉर्क हुआ। तो ये 3 पहले से हो गए। कलकत्ता 4 हो गया, शिकागो 5, फिलाडेल्फिया 6, बर्लिन 7, मॉस्को 8, पिट्सबर्ग 9 और टोक्यो 10 जो जापान की राजधानी है। अब इसके बाद यदि बात करें तो 1930 ईस्वी तक, कब तक? 1930 ईस्वी तक विश्व में कुल महानगरों की संख्या, विश्व में 1930 ईस्वी तक विश्व में कुल महानगरों की संख्या ये आपका हो गया था 27। कुल महानगरों की संख्या 27 हो चुकी थी, 27 हो चुकी थी या 27 हो गई। अब इसके बाद जरा सा मैं देखूँ नीचे और लिख सकता हूँ कि नहीं, एक लाइन और आ जाएगा, 27 हो गई। अब इसके बाद नहीं, यहाँ से लिख देता हूँ 1950 में। अब देखिए
1950 ईस्वी में कुल महानगरों की संख्या, कुल महानगरों की संख्या 1950 तक है ना, तो 80 हो गई, 80 हो गई। और फिर इसके बाद 1975 में महानगरों की संख्या में वृद्धि हुई। 1975 में महानगरों की संख्या में, महानगरों की संख्या में वृद्धि हुई और इसकी कुल संख्या 160 हो गई। तो देखिए 1950 से 75, 1950 में 80 थी और 1975 में 160, यानी कि इन 25 वर्षों में महानगरी या महानगरों की संख्या में दोगुना वृद्धि हुआ। ठीक है, अब बात करें कि 2005 ईस्वी तक, 2005 ईस्वी तक विश्व में, एक करेंट डाटा है एनसीईआरटी के आधार पर, 2005 ईस्वी तक विश्व में कुल महानगरों की संख्या 438 है। तो विश्व में, वर्तमान समय में विश्व में कुल महानगरों की संख्या कितनी है? 438 है। अब भारत के संदर्भ में देखते हैं महानगर। भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में 10 लाखी नगर, 10 लाखी नगर। यदि भारत के संदर्भ में आप 10 लाखी नगर की बात करें तो भारत में वर्तमान समय, यानी कह सकते हैं कि जो नवीनतम सेंसस है, तो रिसेंट सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में कुल 53 मिलियन सिटी हैं, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार मिलियन सिटी या 10 लाखी नगर या महानगर की कुल संख्या 35 थी। तो वर्तमान समय में भारत में जो 10 लाखी नगर हैं वे कितने हैं? तो भारत के संदर्भ में 10 लाखी नगर 2011 के आंकड़ों के अनुसार, 2011 की आंकड़ों के अनुसार कितना है? 53 है, 53 है। और 2001 में 10 लाखी नगर 35 थे। ठीक, उल्टा हो गया, 53 और 35 हो गया, 35 थे। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में 10 लाखी नगरों की कुल संख्या 53 थी और 2011 में यह संख्या 35 थी। अब इसके बाद यदि बात करें भारत के संदर्भ में ही 10 लाखी नगरों को लेकर, तो कुल संख्या 53 है। और इन 53 संख्या में यदि बात किया जाए तो सर्वाधिक जो 10 लाखी या महानगर वाले प्रदेश हैं, 2 प्रदेश हैं, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा केरल। तो उत्तर प्रदेश में भी 7 महानगर हैं और केरल में भी 7 महानगर हैं। तो बात करें तो भारत में सर्वाधिक 10 लाखी नगर, भारत में सर्वाधिक
10 लाखी नगर भारत में सर्वाधिक 10 लाखी नगर, ये आपका उत्तर प्रदेश, कह सकते हैं कि इसमें कुल 7 नगर हैं, और एक केरल हो गया, तो केरल में भी कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक 10 लाखी नगर उत्तर प्रदेश में कुल संख्या 7, केरल में भी कुल संख्या 7 है। ठीक, मैं उत्तर प्रदेश के 7 शहरों का नाम मैं बता दे रहा हूँ, केरल का भी नहीं बता पाऊँगा। जब भारत का भूगोल पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और डिटेल में बताया जाएगा सभी नगरों को, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में ही बताऊँगा। तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, ये आपके हो गए। ठीक है, वाराणसी भी मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश के 10 लाखी नगरों पर एक नज़र रखें तो आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। आप लोग सबसे पहले इसको नोट करिए, नहीं कर सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। अब मैं इसको मिटाऊंगा। देखिए, अब कुछ नया चीज़ आज आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। 1991 में उत्तर प्रदेश के कुल 5 नगर जिनकी संख्या 5 लाख से 10 लाख के मध्य या 10 लाख तक थी। तो 1991 में उत्तर प्रदेश के कुल 5 नगर, अच्छा 5 नगर मैंने नहीं लिखा, कुल 5 नगर जिनकी संख्या 5 लाख या 5 लाख से 10 लाख के मध्य थी। ठीक है, कुल 5 नगर जिनकी प्रत्येक जनसंख्या, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, जिनकी प्रत्येक संख्या क्या, ये यहाँ पे आपका जनसंख्या रहेगा, जिनकी प्रत्येक, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जनसंख्या, देख लीजिए, जनसंख्या 5 लाख से 10 लाख तक थी। 5 लाख से 10 लाख तक थी, मध्य मत करिए, 5 लाख से 10 लाख तक थी। इनका नाम कानपुर, ठीक है, कानपुर, इलाहाबाद,
इलाहाबाद, कानपुर इलाहाबाद, वाराणसी, इसके बाद आगरा, कानपुर इलाहाबाद वाराणसी आगरा और लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। ये 5 ऐसे नगर या शहर थे जिनकी संख्या किसी नगर में 5 लाख थी तो किसी नगरों में 10 लाख थी, इसीलिए लिखा गया है 5 लाख से लेकर के 10 लाख। ठीक है, तो 5 लाख से 10 लाख, या कह सकते हैं कि लगभग 10 लाख ही सभी में हो गया था या पहुंचने वाला था। तो ये 5 नगर थे, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ। ये सन 1991 की बात हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक 10 लाखी नगर उत्तर प्रदेश में 7 हैं, लेकिन अभी ये 2011 के आंकड़ों के आधार पर है, लेकिन ये अभी चल रहा है 1991। तो 1991 में कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो 1991 में उत्तर प्रदेश के कुल 5 नगर जिनकी प्रत्येक जनसंख्या 5 लाख से 10 लाख के मध्य थी, तो इनका जो नाम है कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ था। ठीक है, अब देखिए इन्हें संयुक्त रूप से कवाल नगरों के नाम से जाना गया। ठीक है, अब देखिए कवाल कैसे हुआ। यहाँ पर कानपुर का के, इलाहाबाद का ए, वाराणसी का भी, आगरा का ए और लखनऊ का एल, इनको मिला करके एक शब्द बना जिसे आप कवाल कहते हैं। तो इस आधार पर अब देखिए एक चौथा नाम भी मिला। पहले तो मैंने बताया कि महानगर हुआ, इसी को 10 लाखी कहा गया, इसी को 10 लाखी कहा गया, इसी को मिलियन सिटी भी कहा गया, और चौथा नाम हो गया कवाल नगर। ठीक है, शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे कवाल नगर। ठीक है, तो कवाल शब्द का निर्माण इन 5 नगरों के प्रथम अंग्रेजी अक्षरों को लेकर बना है। तो प्रथम अंग्रेजी अक्षरों को लेकर के बना है। तो ये रहा के, ये रहा ए, ये रहा भी, फिर ए और एल। ठीक है, इनको मिला करके कवाल बना, इसलिए इन्हें कवाल नगर भी कहते हैं। और भारत में सर्वाधिक कवाल नगरों की संख्या उत्तर प्रदेश और केरल में है। यदि उत्तर प्रदेश में कवाल नगरों की बात करें, उत्तर प्रदेश में कवाल नगरों की संख्या 7 है, जिनमें से आपने 5 का नाम जाना, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ। अब इसका वर्तमान में नाम प्रयागराज हो गया इलाहाबाद का। 2 नाम और बचे हैं, मेरठ और गाजियाबाद। मेरठ और गाजियाबाद। यह क्वेश्चन किया जाता है सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में। RO के एग्ज़ाम में, यूपी PCS RO के एग्ज़ाम में पूछा था कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का महानगर या 10 लाखी नगर की श्रेणी में नहीं आता है। तो आप तो सबसे पहले इन 5 का नाम याद कर लीजिए कवाल के नाम से, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ। फिर उसके बाद 2 और नाम याद करिए, मेरठ और गाजियाबाद। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो हम लोगों ने महानगर के बारे में जाना। अब इसके बाद 2 और बचे हैं, जो 2 बचे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, भूल गया था। विश्व की दृष्टि से यदि देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक मिलियन सिटी वाले महाद्वीप, सर्वाधिक
मिलियन सिटी वाले महाद्वीप। ये 2005 के आंकड़ा के अनुसार है, 2005 की जनसंख्या के आंकड़ा के आधार पर बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपका आएगा एशिया। कौन सा आएगा महाद्वीप? एशिया। इसमें कुल 206 ऐसे शहर हैं जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक है। उसके बाद आपका आ जाएगा उत्तरी एवं मध्य अमेरिका। उत्तरी एवं मध्य अमेरिका, इसकी जो संख्या है लगभग 79 है। ये एनसीईआरटी के डाटा के आधार पर ही बता रहा हूँ मैं। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा अफ्रीका में 46 है। अफ्रीका में कितना है? 46 है। यूरोप में 43 है, 44 है। देख लेता हूँ मैं एक बार। यूरोप में आपका 43, सॉरी एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप में 58 है आपका। यूरोप में 58 है। अब उसके बाद यूरोप में 58, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप 4 हो गए। और बचा आपका 5वां दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिण अमेरिका में 43 है। दक्षिण अमेरिका में 43 है। और ऑस्ट्रेलिया में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में 6 है। कितने हैं? 6। तो ऑस्ट्रेलिया में इतने महानगर नहीं है जितने कि महानगर हमारे उत्तर प्रदेश में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया में 6 ही महानगर हैं पूरे ये देश में, जबकि हमारे अकेले उत्तर प्रदेश में 7 महानगर हैं। अब इसके बाद हम लोग बृहन्नगर या मेगालोपोलिस के बारे में जानेंगे। मेट्रोपोलिस था, ठीक है। अब बृहन्नगर, जिसको आप मेगालोपोलिस कहते हैं। मेगालोपोलिस भी ग्रीक भाषा का ही शब्द है जिसका अर्थ एक विशाल नगर होता है। तो मेगापोलिस एक ग्रीक भाषा की शब्द है जिसका अर्थ विशाल नगर होता है। अब यदि बात करें मेगालोपोलिस शब्द की, तो मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग 1957 में जीन गाटमैन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय राज्यों के संदर्भ में किया था। सर्वप्रथम मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग 1957 ईस्वी में जीन गाटमैन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय राज्यों के संदर्भ में किया था। मेगालोपोलिस नगरीय विकास की कह सकते हैं चरम अवस्था मानी जाती है, या मेगालोपोलिस नगरीय विकास की चरम अवस्था का परिचायक है। मेगालोपोलिस को विश्व नगरी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व नगरी यानी कि विश्व की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको बोस्टन यानी कि अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय राज्यों में उत्तर में बोस्टन से लेकर के दक्षिण में वाशिंगटन तक दिखाई देता है या देखने को मिलता है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं लिख नहीं पाऊंगा, यहाँ पर बोर्ड भरा हुआ है, जरा सा लिखना था इसलिए कोई बात नहीं है। मैं फिर से आप लोग इसको दोबारा सुन रहे, एक बार मैं पुनः रिपीट कर देना चाहूँगा कि मेगालोपोलिस या इसी को आप बृहन्नगर, मैं लिख दे रहा हूँ कहीं पर, बहुत नहीं लिखूँगा, इसको मिटा करके लिखता हूँ मैं यहाँ पर। हाँ देखिए, बृहन्नगर या इसी को मेगालोपोलिस या इसी को विश्व नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विश्व नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह एक जो बृहन्नगर या मेगालोपोलिस है या विश्व नगरी है, ठीक है। आप ऐसे समझिए यहाँ से, मेगालोपोलिस
मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1997 में, 1957 में, मैंने 97 कह दिया, 1957 में जीन गाटमैन ने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय राज्यों के संदर्भ में किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यों में यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर पूर्वी तटीय राज्यों के संदर्भ में। कोष्टक में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, संदर्भ में कह सकते हैं कि उत्तर में बोस्टन से लेकर के दक्षिण में वाशिंगटन, उत्तर में बोस्टन से लेकर दक्षिण में वाशिंगटन तक, ठीक है, के संदर्भ में किया। अब देखिए कि मेगालोपोलिस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बृहत नगर होता है। मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में जीन गाटमैन ने यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय राज्यों के संदर्भ में, यानी कि इस उत्तरी पूर्वी तटीय राज्य के संदर्भ के अंतर्गत, यानी कि उत्तर में बोस्टन से लेकर के दक्षिण वाशिंगटन तक के संदर्भ में इन्होंने किया। तो यह क्वेश्चन, इनमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं और बार बार पूछे जाते हैं कि मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आप यदि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं या आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आप उसको उठाकर देखें, उसका अध्ययन करें। तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किसने किया, और दूसरा पूछा जाता है सन नगर शब्द का प्रयोग किसने किया। अभी हाल ही में पूछा था, शायद जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, जो ऑफलाइन मोड में हुआ था एग्ज़ाम, उसी में ये दोनों सवाल पूछे गए थे कि मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग और सन नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये पूछा गया था। और एक सवाल ये पूछा जाता है कि जीन गाटमैन ने मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में या किसके आलोक में किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय राज्यों के संदर्भ में किया। और तीसरा सवाल ये भी पूछ देता है कि कहाँ से कहाँ तक के लिए, है ना, यानी कि अब ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ही 4 शहर दे देते हैं, ठीक है, उनमें से आपको मिलान करना रहता है। तो आप ये समझेंगे कि उत्तर में बोस्टन से लेकर के दक्षिण में वाशिंगटन तक के जो एरिया थे उनको इन्होंने, जीन गाटमैन ने मेगालोपोलिस शब्द के नाम से अभिहित किया। जैसे मान लेते हैं कि यदि एक मैप बन जाए, आप देखते हैं यहीं से रहेगा, ठीक है। ये चलिए संयुक्त राज्य मान लेते हैं उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप बन गया। यहाँ से ये कनाडा हो गया, ठीक है, ऊपर कनाडा हो गया, इधर संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको। तो यहाँ से बोस्टन से लेकर के ये वाशिंगटन, यहाँ तक के जितने भी नगर थे, इन नगरों को ही जीन गाटमैन ने महानगर का नाम दिया, बृहद नगर, मेगालोपोलिस शब्द का नाम दिया, मेगालोपोलिस, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से 3 सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं। अब जो आगे बचा वो है आपका सन नगर या कॉन्युर्बेशन। अगला है आपका
सन्नगर या कॉन्वर्बेशन। क्या होता है सन्नगर? तो देखिए, इस शब्दावली का प्रयोग यानी कि सन्नगर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पैट्रिक गेडिज ने सन 1915 ईस्वी में किया था। कई छोटे बड़े नगरों के आपस में मिलने से एक बृहद नगर बनता है। उसी बृहद नगर को ही पैट्रिक गेडिज ने सन्नगर कहा। तो सबसे पहले इसमें आप नोट करेंगे कि सन्नगर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में पैट्रिक गेडिज ने किया। कई छोटे बड़े नगर आपस में मिलकर एक बृहद नगर का निर्माण करते हैं और उसी बृहद नगर को ही पैट्रिक गेडिज ने सन्नगर का नाम दे दिया। तो आप ऐसे समझेंगे जैसे कि कई छोटे बड़े इसमें नगर हैं, ये आपस में एक दूसरे से किसी न किसी संबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये एक दूसरे से कार्यों के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, है ना, इस प्राकृति के आधार पर जुड़े रहेंगे, किसी न किसी रूप में ऐसे जुड़े रहते हैं आपस में। ठीक है, ये आपस में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार यह मिलकर के एक बृहद नगर बनाते हैं या बृहद नगर बनते हैं। कई छोटे बड़े नगर आपस में मिलकर बृहद नगर बनते हैं। इन्हीं बृहद नगरों को ही सन्नगर या कॉन्वर्बेशन कहते हैं। ठीक, कई छोटे बड़े नगर आपस में मिलकर के बृहद नगर बनाते हैं। इन्हीं बृहद नगरों को इस सन्नगर का नाम दिया। किसने दिया? पैट्रिक गेडिज ने दिया, सन 1915 ईस्वी में दिया। ठीक, जैसे ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो एवं टोक्यो। जैसे लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो और आपका एक हो गया टोक्यो। ठीक है, ये हो गया टोक्यो। तो ये सभी सन्नगर या कह सकते हैं कि कॉन्वर्बेशन का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, ये सभी क्या है, एक तरीके से सन्नगर के रूप में ही जाने जाते हैं या सन्नगर के रूप में आप इनको मान सकते हैं। तो सर जी, क्या आप बता सकते हैं कि भारत में भी ऐसे सन्नगर हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हैं। जैसे कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सभी जो हैं, ये सभी क्या, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, ये भी एक सन्नगर के रूप में ही जाने जाते हैं। वीडियो आज की कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो के सेशन में बस मित्रों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।